क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी बातचीत हमारी जिंदगी को बदल सकती है? इयन टूहव्स्की की किताब द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें सिखाती है कि किस तरह से सही शब्द, सही समय और सही तरीका हमारी बातचीत को न केवल प्रभावशाली बना सकता है, बल्कि हमारी जिंदगी की दिशा को भी बदल सकता है। इस किताब में वह सभी जानकारी है जो आपको आपके रिश्तों में गहराई, करियर में ऊंचाई और हर किसी के साथ जुड़ने की कला सिखाती है। चाहे हम अपने परिवार से बात कर रहे हों, दोस्तों से या अपने काम के माहौल में, ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी बात किस तरह से और किस समय पर करनी है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि उन्हें अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी होती है, या शायद वो कभी कभी ऐसा महसूस करते होंगे कि उनके कहे हुए शब्दों का सही प्रभाव नहीं पड़ता? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए एक समाधान की तरह है। तो दोस्तों, इस प्रभावशाली यात्रा की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की नई और प्रेरणादायक किताबों की जानकारी से हमेशा जुड़े रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इस किताब का लाभ उठा सकें। आइए अब इस शानदार किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती है। तैयार हैं आप? अध्याय पहला, सुनने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग बातचीत में सुनने से ज्यादा बोलने पर जोर देते हैं? अक्सर हम सुनने के बजाय अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं। इयन टूहव्स्की का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि प्रभावी संचार में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है सुनने की कला। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनकी भावनाओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक अच्छा श्रोता बनना केवल कानों का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि पूरे दिल और दिमाग से सुनना है। यह एक ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आती, लेकिन अगर आपने इसे सीख लिया तो आपकी हर बातचीत का स्तर ही बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हैं और वो अपने किसी संघर्ष की कहानी सुना रहा है। क्या आप उस वक्त अपने जवाब के बारे में सोच रहे हैं या उसकी बातें पूरी गहराई से सुन रहे हैं? अगर आप सच में उसे सुन रहे हैं तो वो न केवल आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेगा, बल्कि आपके प्रति एक विश्वास भी महसूस करेगा। अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की बात को पूरी तरह सुनते हैं तो वो इंसान आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है? यही कारण है कि इयन इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि सुनने का महत्व कितना गहरा होता है। बातचीत के दौरान हम खुद को भले ही समझाने की कोशिश करें, पर सच में प्रभावी संचार तभी होता है जब हम सुनने की कला में माहिर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो अपनी पूरी फोकस उनके शब्दों पर रखें। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता कितना गहरा हो जाता है। अध्याय दूसरा, स्पष्टता से संवाद करें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा हो? इयन टूहव्स्की का दूसरा अध्याय हमें इस समस्या का हल बताता है। इस अध्याय में बताया गया है कि बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्टता। संवाद करते समय आपकी बात का सीधा, सटीक और स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, अगर आप अपने दोस्त से कहें, चलो कुछ मजेदार करते हैं, तो क्या वो समझ जाएगा कि आपकी मंशा क्या है? नहीं ना। लेकिन अगर आप उससे कहें, चलो मूवी देखने चलते हैं, तो तुरंत समझ आ जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। स्पष्टता यही है, अपने विचारों और इरादों को बिना घुमाए फिराए सीधे शब्दों में सामने रखना। अब आप पूछेंगे, तो आखिर हमें स्पष्टता से संवाद कैसे करना चाहिए? इयन बताते हैं कि आपको हमेशा अपनी बात को आसान और सीधे शब्दों में कहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब भी आप कोई जानकारी साझा कर रहे हों, तो पहले ही सोच लें कि सामने वाला इसे कैसे समझेगा। इसी से आपका संवाद सटीक और प्रभावी बनेगा। तो अगली बार जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो याद रखें कि बातचीत में आपकी फोकस सिर्फ बोलने पर ही नहीं, बल्कि बात को सरल और समझने योग्य बनाने पर भी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह का संवाद आपकी जिंदगी में बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करेगा? अध्याय तीसरा, सुनने का महत्व। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से अधिकतर लोग बात तो करते हैं, पर सुनते नहीं? इयन टूहव्स्की का तीसरा अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि एक अच्छा संवाद करने के लिए सुनने की कला कितनी जरूरी है। इस अध्याय में इयन बताते हैं कि असली संवाद तभी होता है जब आप सुनने पर भी उतना ही फोकस करते हैं जितना बोलने पर। अब आप कहेंगे, सुनने का महत्व क्या है?
सोचिए, अगर कोई आपका करीबी दोस्त अपनी परेशानी शेयर कर रहा है और आप बिना ध्यान दिए जवाब देने की जल्दी में हैं, तो क्या वह आपको समझ पाएगा? शायद नहीं। इयन के अनुसार सुनने से न केवल हम दूसरे व्यक्ति की बात को गहराई से समझते हैं, बल्कि सामने वाले को यह महसूस भी होता है कि उसकी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सुनने का तरीका क्या होना चाहिए? इयन कहते हैं कि सुनते वक्त सामने वाले के शब्दों पर फोकस करें, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें और खुद को उस बातचीत में पूरी तरह शामिल करें। उदाहरण के लिए, जब कोई अपने मन की बात बता रहा हो तो अपनी भाव भंगिमा से यह दिखाएं कि आप उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सुनने की यह कला आपकी बातचीत को और गहरा बना सकती है? अध्याय 4, भावनाओं को समझना और जोड़ना। क्या आप जानते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी भावनाएं दूसरों पर प्रभाव डालती हैं? इयन तुहोव्स्की का 4 अध्याय हमें बताता है कि संवाद के दौरान सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। इसका अर्थ है न सिर्फ उसकी बातों को सुनना, बल्कि उसके इमोशंस को भी समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि भावनाएं समझने से क्या होता है, तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके दोस्त को कोई परेशानी हो रही है और वह आपसे बात कर रहा है। अगर आप सिर्फ उसके शब्द सुनते हैं लेकिन उसकी आवाज में छिपे दर्द या निराशा को नहीं समझते, तो आप उस बातचीत से जुड़ नहीं पाएंगे। इयन बताते हैं कि हमारी भावनाएं ही असली कनेक्शन बनाती हैं। इसका मतलब है कि जब कोई आपसे बात करे तो उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं पर फोकस करें। यह महसूस करने की कोशिश करें कि वह खुश है, दुखी है या थोड़ा चिंतित है। भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देना आपके संवाद को न सिर्फ बेहतर बनाता है, बल्कि सामने वाले को यह एहसास भी होता है कि आप उसकी बात को सही तरीके से समझ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भावनाओं को समझने से हमारी बातचीत और भी सच्ची और गहरी हो सकती है? अध्याय 5, सवालों की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि सही सवाल पूछना भी एक कला होती है? इयन तुहोव्स्की का यह 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि सही तरीके से पूछे गए सवाल बातचीत को एक नई दिशा दे सकते हैं। सवाल केवल जानकारी प्राप्त करने का तरीका नहीं है, ये रिश्तों को मजबूत बनाने, दूसरे व्यक्ति को समझने और उसकी सोच को गहराई से जानने का साधन भी है। मान लीजिए कि आप अपने किसी सहकर्मी से काम की कठिनाई के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे पूछेंगे काम कैसे चल रहा है, तो आपको एक सरल सा जवाब मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सवाल में थोड़ा बदलाव लाकर पूछते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट में कोई खास चुनौती आई है जिसे आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सवाल न सिर्फ खुलकर बात करने का न्योता देता है, बल्कि सहकर्मी को आपके साथ अपनी चुनौतियों को साझा करने के लिए प्रेरित भी करता है। इस अध्याय में इयन बताते हैं कि सवाल पूछने की कला में माहिर होने का मतलब है दूसरों को बेहतर तरीके से समझना। बातचीत को एक सरल प्रश्न से कैसे गहरा बना सकते हैं, इसका रहस्य यही है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो ऐसे सवाल पूछने का प्रयास करें जो केवल हाँ या ना में जवाब देने तक सीमित न रहें, बल्कि उनसे बातचीत का एक नया रास्ता खुल सके। क्या आपको लगता है कि सही सवाल आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं? अध्याय 6, सुनने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग सुनने में कितने कमजोर होते हैं? सुनना भी एक कला है, और इयन तुहोव्स्की का यह 6वां अध्याय हमें इसी कला की जानकारी देता है। सुनने का मतलब केवल शब्दों को सुनना नहीं होता, बल्कि उनके पीछे की भावना को समझना होता है। सही से सुनना किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है, क्योंकि इससे सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी बातों को अहमियत दी जा रही है। कल्पना कीजिए कि आपके दोस्त को किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो आपसे सलाह मांगने आता है। अगर आप उसकी बात को बीच में ही काटकर अपनी राय देना शुरू कर देंगे, तो क्या उसे लगेगा कि आप उसे समझ रहे हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर आप धैर्य से उसकी सारी बातें सुनते हैं और पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो उसे लगेगा कि उसकी समस्याएं आपके लिए भी मायने रखती हैं। इस अध्याय में इयन यह भी बताते हैं कि सुनना केवल रिश्तों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि खुद की सोच को भी विकसित करने का जरिया है। जब हम सुनते हैं तो हम नए विचारों और अनुभवों को अपने अंदर समाहित करते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व को भी समृद्ध बनाता है। तो आप खुद से पूछिए, क्या आप सच में सुनते हैं? अगली बार जब कोई आपसे अपनी बात कहे, तो उसे पूरी तरह से सुने। यकीन मानिए, इससे आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। अध्याय 7, विरोध को सकारात्मक रूप से संभालना।
क्या आपने कभी किसी बहस में खुद को ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो? इयन तुहोव्स्की का यह 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम किसी भी विवाद को सकारात्मक तरीके से संभाल सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हर विवाद को सुलझाने का तरीका होता है। हमें बस समझदारी से सही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने सहकर्मी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके बीच कुछ बातों को लेकर असहमति हो जाती है। अब एक रास्ता यह है कि आप गुस्से में उस पर चिल्ला दें या अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, लेकिन इससे चीजें सुलझेंगी नहीं बल्कि और उलझ जाएंगी। पर इयन हमें बताते हैं कि हमें शांत रहते हुए पहले सामने वाले की बात को समझना चाहिए और फिर अपनी बात को सामने रखना चाहिए। इससे सामने वाला महसूस करेगा कि उसकी राय को अहमियत दी जा रही है और एक बेहतर संवाद बन पाएगा। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि हर असहमति का मतलब विवाद नहीं होता। जब हम किसी विवाद को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो उसमें भी सीखने की जानकारी होती है। एक छोटा सा सवाल, क्या आप अगली बार किसी असहमति का सामना सकारात्मकता से कर सकते हैं? याद रखिए, संवाद का असली मकसद रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें मजबूत बनाना होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वह आपके शब्दों को सुनते हुए भी आपको समझ नहीं पा रहा? हम अक्सर बातचीत में उलझ जाते हैं, लेकिन समझ पाना और सहानुभूति दिखाना कितनी बड़ी कला है, इसका एहसास कम ही लोगों को होता है। इस अध्याय में लेखक इयान तुहोव्स्की ने इसी कला पर रोशनी डाली है कि कैसे हम अपने संवाद को प्रभावी बना सकते हैं और लोगों को गहराई से समझ सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ये बताते हैं कि केवल शब्दों को सुनना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करना भी जरूरी है। हमारी बातचीत का प्रभाव तब ही बढ़ता है जब हम सामने वाले की भावनाओं को समझकर उनकी परिस्थितियों का सम्मान करते हैं। जैसे कि सोचिए, आपके किसी दोस्त ने अपनी नौकरी खो दी और वह बहुत परेशान है। अगर आप सिर्फ कह दें कि यह तो होता ही है, आगे बढ़ो, तो इससे उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसे ये कहें कि मुझे पता है यह समय कितना कठिन होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वह महसूस करेगा कि आप सच में उसे समझते हैं। लेखक बताते हैं कि सहानुभूति दिखाने के लिए पहले हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि वह किस स्थिति में है, क्या महसूस कर रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही हम उनके विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, हमारी बातचीत में सहजता और गहराई आ जाती है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य किसी परेशानी से जूझ रहा है, जैसे कि उसके किसी परीक्षा में कम नंबर आए हैं। अब अगर आप उसे सिर्फ डांटने या आलोचना करने लगेंगे तो शायद वह और भी निराश हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आई थी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो इससे उसकी हिम्मत बढ़ेगी। वह महसूस करेगा कि आप उसकी स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं और वह आपसे खुलकर बात करने लगेगा। क्या सहानुभूति दिखाने से किसी का जीवन बेहतर हो सकता है? हाँ, सहानुभूति से हम दूसरों की तकलीफों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके प्रति हमारा रवैया सकारात्मक हो जाता है। ये उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराता है। क्या सहानुभूति दिखाने के लिए किसी खास कला की जरूरत है? नहीं, सहानुभूति कोई कला नहीं बल्कि एक स्वाभाविक भावना है। बस हमें उसे पहचानने और समझने की जरूरत होती है। सामने वाले को ध्यान से सुनने और उसकी स्थिति को समझने से ही ये कला विकसित होती है। सहानुभूति कैसे दिखाएं? सामने वाले की बातों को बिना जज किए ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को समझें और उससे जुड़ने का प्रयास करें। कुछ ऐसा कहें जिससे उसे लगे कि आप उसके साथ हैं, जैसे मैं समझता हूं यह तुम्हारे लिए मुश्किल समय होगा। एक नई समझ का नजरिया। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ये जानेंगे कि सहानुभूति और समझ एक संवाद में जादू का काम कर सकते हैं। अगर आप किसी की भावनाओं को पहचानते हैं तो न केवल आपकी बातचीत का स्तर ऊपर उठता है बल्कि आपका रिश्ता भी मजबूत बनता है। अध्याय 9, अपनी आवाज का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज आपके व्यक्तित्व का कितना अहम हिस्सा है? कई बार जब हम बोलते हैं तो सामने वाले पर हमारा प्रभाव सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारी आवाज के तरीके से पड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे अपनी आवाज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? इस अध्याय में लेखक इयान तुहोव्स्की ने आवाज के महत्व पर गहरी जानकारी दी है। वे बताते हैं कि आवाज केवल हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं का भी प्रतिबिंब है। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी बात कहने का लहजा
और आपका बोलने का तरीका आपके संदेश को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी इंटरव्यू में हैं। अगर आप धीमे और झिझकते हुए बोलते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप नर्वस हैं। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में आत्मविश्वास लेकर आएं तो आपकी बातों का असर बहुत गहरा होगा। इस अध्याय का संदेश यही है कि हमारी आवाज हमारे व्यक्तित्व को दूसरों के सामने प्रस्तुत करती है, इसलिए हमें अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। क्या आवाज को प्रभावी बनाने के लिए अभ्यास जरूरी है? हाँ, अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाने और उसे प्रभावी बनाने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, जैसे कि गहरे स्वर में बोलना, शब्दों को स्पष्टता से कहने का अभ्यास करना हमें मदद कर सकता है। क्या आवाज में बदलाव से हम दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आवाज का लहजा और उतार चढ़ाव सामने वाले के मन में आपकी छवि बनाता है। उदाहरण के लिए, उत्साहपूर्ण आवाज हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालती है, जबकि ढीली ढाली आवाज सामने वाले पर नकारात्मक असर डाल सकती है। अध्याय 10वां, समझदारी से प्रतिक्रिया देना। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जब किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी और बाद में सोचा कि काश थोड़ा ठहरकर जवाब दिया होता? हर बात का जवाब तुरंत देना ही जरूरी नहीं होता। कभी कभी समझदारी से प्रतिक्रिया देना अधिक प्रभावी होता है। इस अध्याय में यान तुहोव्स्की ने बताया है कि किसी भी बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया देना हमेशा सही नहीं होता। लेखक के अनुसार जब हम ठहरकर सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो सामने वाले पर हमारी बात का प्रभाव अधिक गहरा पड़ता है। बिना सोचे समझे जवाब देने से कई बार गलतफहमी या विवाद हो सकते हैं। मान लीजिए आपके सहकर्मी ने आपके काम में कोई गलती निकाली है। अगर आप तुरंत रक्षात्मक हो जाएं और कहें कि मुझे सब पता है, तुमसे ज्यादा तो मैं जानता हूं, तो इससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। लेकिन अगर आप ठहरकर उसकी बात को सुनकर कहें कि मैं समझता हूं, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, तो इससे आपका सहकर्मी भी आपकी बात को समझेगा और सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। क्या प्रतिक्रिया देने में देरी से हमारे रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लेना हमेशा फायदेमंद होता है। इससे हम सही शब्दों का चयन कर पाते हैं और अपनी बात को शांतिपूर्वक और समझदारी से कह सकते हैं। क्या सभी बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया देना गलत है? जरूरी नहीं कि सभी बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया देना गलत हो। कुछ स्थितियों में तुरंत जवाब देना जरूरी होता है, लेकिन अक्सर ठहरकर जवाब देने से हम अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। अध्यायों को पढ़कर हमें यह समझ आता है कि एक प्रभावी संवाद के लिए आवाज का सही उपयोग और समझदारी से प्रतिक्रिया देना कितना महत्वपूर्ण है। आपकी आवाज और आपके जवाब ही आपके संवाद को दूसरों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता देते हैं। अध्याय 11वां, टकराव को कैसे संभालें। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको किसी से विवाद का सामना करना पड़ा हो? किसी भी रिश्ते में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, टकराव या विवाद होना सामान्य बात है। पर सवाल यह है कि क्या हम इसे समझदारी से संभालते हैं? इस अध्याय में यान तुहोव्स्की हमें सिखाते हैं कि किसी भी टकराव को कैसे सही तरीके से संभाला जा सकता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि टकराव से बचना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन हम इसे समझदारी से संभाल सकते हैं। टकराव का हल निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ठहराव और संयम। जब हम किसी विवाद में पड़ते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर रक्षात्मक होती है, लेकिन यदि हम ठहरकर स्थिति का आकलन करें और सामने वाले की बात को समझें तो इसका हल निकालना आसान हो जाता है। लेखक ये सुझाव देते हैं कि बातचीत में शांति और सहनशीलता बनाए रखें और अगर आवश्यकता हो तो एक ब्रेक लें ताकि आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें। कल्पना कीजिए आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी ने आपके काम की आलोचना कर दी। यदि आप तुरंत गुस्से में आकर जवाब देते हैं तो बात और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप शांत रहकर कहते हैं, मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहां सुधार करना चाहिए, तो इससे टकराव की स्थिति संभल जाती है और एक रचनात्मक समाधान निकल सकता है। क्या हर विवाद का समाधान संभव है? हाँ, अधिकतर विवादों का समाधान संभव है अगर हम सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ उनसे निपटें। टकराव को सुलझाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? तर शांति, धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देना सबसे अच्छा तरीका है। बात को बिना जजमेंट के सुने और फिर प्रतिक्रिया दें। अध्याय 12वां, विश्वास का पुल कैसे बनाएं। शुरुआत का एक सकारात्मक पहलू।
कभी आपने महसूस किया है कि किसी व्यक्ति से बात करते समय आप सहज महसूस करते हैं क्योंकि उस पर आपको पूरा विश्वास है? विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है और संवाद में इसका होना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में लेखक ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने रिश्तों में विश्वास का पुल बना सकते हैं। लेखक के अनुसार विश्वास को बनाने और बनाए रखने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता जरूरी है। जब हम किसी से खुलकर बिना किसी छल कपट के बात करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है। विश्वास किसी भी रिश्ते में धीरे धीरे और नियमित रूप से बढ़ता है, इसलिए हमें अपनी बातों और व्यवहार में सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा लेखक ये भी कहते हैं कि किसी की गलती को समझने और माफ करने का भी विश्वास पर गहरा असर होता है। एक नजदीकी उदाहरण, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपसे कोई बात छुपाई थी और बाद में उसने आपको सच बताया। अगर आप उसे समझदारी और सहानुभूति के साथ माफ कर देते हैं तो इससे आपके दोस्त को यह महसूस होगा कि आप पर वह भरोसा कर सकता है। इससे आपका रिश्ता और गहरा हो जाता है। क्या किसी का विश्वास पाना मुश्किल है? विश्वास पाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह समय और निरंतरता से आता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से यह संभव है। क्या विश्वास टूटने के बाद फिर से बन सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को धैर्य और ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत होती है। माफी और समझदारी से विश्वास की नींव को फिर से मजबूत किया जा सकता है। इन दोनों अध्यायों का मुख्य संदेश यह है कि चाहे विवाद हो या रिश्ते में विश्वास का निर्माण, संवाद के दौरान हमारी समझदारी, धैर्य और सच्चाई की भावना ही हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब हम टकराव को शांतिपूर्वक सुलझाते हैं और अपने रिश्तों में भरोसे को बढ़ाते हैं तो हमारी संवाद क्षमता प्रभावी और संबंध बेहतर बनते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि संचार की ताकत कितनी अद्भुत होती है? यान तुहोव्स्की की किताब साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे संवाद हमारे व्यक्तित्व का आईना बनते हैं। इस किताब का सार यही है कि बेहतर संचार की कुंजी है समझदारी, धैर्य और ईमानदारी। किताब में दिए गए कई अध्यायों से हमें यह जानने का मौका मिला कि कैसे संवाद में अपनी आवाज, शब्दों का चयन और सहानुभूति का इस्तेमाल करके हम रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। हर अध्याय में नन्ही नन्ही तकनीकें और सुझाव दिए गए हैं जिनसे हम अपने संचार कौशल को फोकस कर सकते हैं। चाहे बात टकराव की हो या किसी के साथ विश्वास का पुल बनाने की, हर परिस्थिति में यह जानना जरूरी है कि हमारा दृष्टिकोण और हमारी प्रतिक्रिया ही असल अंतर पैदा करती है। एक सरल उदाहरण सोचिए, जब आप अपने किसी मित्र के साथ बातचीत कर रहे हों और आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसे समझने का प्रयास करें, तो इससे उस मित्र के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। यही किताब का सार है कि हमारी बातचीत न केवल हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि दूसरे के प्रति हमारी संवेदनशीलता और समझ का भी प्रतिबिंब होती है। इस किताब की खूबी यह है कि यह हमें न केवल बेहतर संवाद करने की जानकारी देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे संवाद का सही इस्तेमाल करके हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। चाहे किसी दोस्त से बहस हो या किसी नए रिश्ते की शुरुआत, हर परिस्थिति में सही संवाद हमारी सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, यह थी साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की संक्षिप्त झलक। अगर आपको इस किताब का सार अच्छा लगा तो हमारे चैनल क्विक रीड्स को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि आपके दोस्त भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें।